आपराधिक की दुनिया में एक ऐसा नाम, माफिया मुख्तार अंसारी। जिसका अंत अब हो गया है, लेकिन एक वक्त था जब पूरे पूर्वांचल में इसकी तूती बोला करती थी। चारों तरफ दहशत के साए में पूर्वांचल की जनता रहने को मजबूर थी। लेकिन एक छात्र कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया? कैसे मुख्तार जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया? ना पुलिस का खौफ, ना मौत का खौफ। खुद को बादशाह समझकर ना जाने कितनों की जिंदगी के साथ खेल गया, और दहशत का इतना सितम कि लोग गवाही तक देने से डर जाते। मुख्तार ने अपनी जुर्म की दुनिया में एक वो धाक जमाई, अगर कोई उसके खिलाफ बोलने की कोशिश भी करता तो उस व्यक्ति को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं था। एक वक्त पूर्वांचल की सड़कें भी थर थर कांप उठती थी जब माफिया मुख्तार अपने घर से निकलता था कि ना जाने अब कौन इस शैतान के हाथों सूली चढ़ जाएगा। मुख्तार के अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि जितना हम इस पर चर्चा करेंगे तब तक वो कब्र से सो जाएगा, मगर शायद इसके किए गए जुर्म की दास्तां खत्म नहीं होगी। मुख्तार ने सबसे पहले क्राइम की दुनिया में जब कदम रखा, यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। तब वो एक छोटा छात्र हुआ करता था। तब उसे मखनू सिंह का साथ मिला, जिसके साथ वह छोटे मोटे अपराध किया करता था। मुख्तार को बचपन से ही असहले से खेलना बेहद पसंद था। शायद इसीलिए वो जुर्म की दुनिया में अपना हर कदम रखता चला गया। जुर्म की दास्तां आगे बढ़ती गई और हरिशंकर तिवारी का साथ मिला। बताते चले कि मखनू और साधु से मुलाकात कैसे हुई। किसी बात को लेकर सच्चिदानंद और मुख्तार के पिता के बीच विवाद हो गया। इस बात की खबर जब मुख्तार को लगी तो उसने सच्चिदानंद राय की हत्या का फैसला कर लिया था, मगर तब वह अपने काम को कैसे अंजाम दे इस सोच में पड़ गया था। तब साधु और मखनू से जाकर के उसने मदद मांगी और दोनों ने मुख्तार की पीठ पर हाथ रख दिया। लिहाजा सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। अब वक्त आ गया था गुरु दक्षिणा देने का। साधु और मखनू ने मुख्तार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरे पूर्वांचल में सबसे खौफनाक आपराधिक इतिहास की नींव तैयार कर दी थी। इलाका था सैदपुर का, जहाँ छत्रपाल सिंह और रणजीत सिंह भाई थे। दोनों भाई क्षेत्र में दबंग छवि के थे, लिहाजा साधु और मखनू को ये बात अखर रही थी। वो सैदपुर समेत गाजीपुर के सबसे बड़े दबंग के तौर पर स्थापित होना चाह रहे थे। छत्रपाल और रणजीत सिंह साधु और मखनू की आंखों में खटकने लगे। वर्चस्व की जंग में कुर्बानी का वक्त आ गया था। साधु और मखनू ने एक दिन मुख्तार को बुलाया और उससे कहा कि रणजीत सिंह की हत्या कर दो, जिसे लेकर रणजीत सिंह की हत्या के लिए मुख्तार ने जो तरीका अपनाया वो आपने फिल्मों में ही देखा होगा। घर के भीतर आंगन में सुराग बनाकर वन शूट में रणजीत ढेर हो गया, जिसके बाद चारों तरफ यह हाहाकार मच गया कि आखिर एक छात्र ने वन शूट एक करके एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके जुर्म का एक वो पुलिंदा बनता चला गया जिसमें खुद मुख्तार इतने आगे आ गया कि वहां से लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो जुर्म करता जाता, पुलिस उस पर बाल बाका तक नहीं करता। जो उसके खिलाफ बोलता वो मौत के घाट उतार दिया जाता था। न जाने कितने जमींदार रंगदारी के अपराध वो करता रहता। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है, और उसकी शुरुआत हुई विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से। वो विभत्स हत्या जिसने रूह कपा दी। 500 गोलियों से जब छल्ली करके उनके और 6 दोस्तों को मारा गया, उसके बाद जब परिवारजनों ने हार न मानकर इंसाफ की गुहार लगाते रहे, तब जब वर्तमान समय में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी में धरने पर बैठे और कई बड़े बीजेपी नेताओं ने धरने प्रदर्शन किए, तब जाकर सलाखों के पीछे 2005 में किए गए जुर्म पर उसे जेल हुई। लेकिन तब तक वह अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था। जेल के भीतर रह करके भी वो अय्याशी वाली जिंदगी बिताता था। उसके बाद जब सत्ता में बीजेपी आई, तब जाकर इन ब्लैक लिस्ट अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देने और कड़े रवैये इनके साथ अपनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें 95 मुकदमे, 65 गंभीर मुकदमे, 30 मुकदमों में इसके लिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था। मगर इन 18 महीनों में 8 मुकदमों में सजा सुनाई गई। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। वक्त लगता है लेकिन फैसला जरूर होता है, धरती पर नहीं तो आसमान में होता है। और इसी के साथ माफिया मुख्तार का हो जाता है दी एंड। और लगातार आपराधिक श्रेणियों में जिस तरीके से उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया, वो साफ तौर पर बताता है कि मुख्तार एक माफिया मुख्तार कैसे बना, क्यों पूर्वांचल में उसकी तूती बोला करती थी।
लेकिन अब उसका अंत हो गया है।